हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रितेश अपने एमपीपीएससी नोट्स इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में, जो कि है अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी वर्ग से संबंधित है। इससे रिलेटेड मुद्दे के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो ये जो टॉपिक है आपके एमपीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड कई जो है क्वेश्चंस जो है बनते हैं एमपीपीएससी मेंस के एग्जाम में, तो उसी के बारे में आज हम देखेंगे एक एक पॉइंट। इससे रिलेटेड कौन कौन से जो टॉपिक हैं और जिससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस चलते हैं सीधे वीडियो की ओर, देखते हैं कि ओबीसी से रिलेटेड कौन कौन से मुद्दे बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है अन्य पिछड़े वर्गों के बारे में हमारा अभिप्राय वास्तव में निम्न जातियों और उच्च जातियों के बीच जो है मध्यम जातियों से है। भारतीय संविधान के अनुसार अन्य पिछड़े वर्ग का जो आधार है नागरिकों के सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग से है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अधिकार है कि एक आयोग को नियुक्त करके देश के विभिन्न भागों में पिछड़े वर्गों की दशा की जानकारी इकट्ठा करवा करके रिपोर्ट प्राप्त करे। यानी कि भारत देश के जो राष्ट्रपति हैं उनको ये अधिकार प्राप्त है कि वो आयोग के माध्यम से पिछड़े वर्ग से रिलेटेड जो भी देश में रहते हैं पिछड़े वर्ग के लोग, उनकी जानकारी या रिपोर्ट मंगा सके। ठीक है, इसके बाद जो है अनुच्छेद 15 के जो अनुच्छेद 15 के भाग 4 और 16 के अंतर्गत राज्य सरकारों को भी आयोगों की नियुक्ति करके पिछड़े जातियों की आर्थिक और शैक्षणिक समस्याओं की जानकारी ले सकती हैं। यानी कि जो राज्य सरकारें होती हैं उनको भी ये पावर होती है कि जो है जो पिछड़े वर्ग से संबंधित यदि कोई जानकारी चाहिए तो वह भी आयोग के माध्यम से बना करके आयोग को उनके माध्यम से पिछड़े वर्ग की जानकारी जो है ये मंगा सकती हैं। हर राज्य सरकार को ये अधिकार प्राप्त होता है। इसके बाद है मंडल आयोग। मंडल आयोग जो है, आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की कि बस इस 52% जनता के लिए नौकरियों और शैक्षणिक सुविधाओं में 52% आरक्षण किया जाना चाहिए। आयोग के सुझाव इस प्रकार है। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जो मंडल आयोग है ये विशेष तौर पर जो है किसके लिए बनाया गया था, तो ये विशेष तौर पर जो है पिछड़ा वर्गों के लिए जो ही उनके हितों को ध्यान में रखने के लिए इन्हें जो है एक आयोग का गठन किया गया था, मंडल आयोग जिसे कहा जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या है कि इसने बताया कि जो पूरे देश में, भारत देश में लगभग पूरी आबादी का लगभग 52% के लगभग जो है पिछड़ा वर्ग की जो है क्या आती है, जनसंख्या आती है। तो इसने क्या सिफारिश की थी, अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी मंडल आयोग ने, तो उसमें कहा गया था, उसने क्या क्या कहा था। तो सबसे पहले तो उसने कहा था कि 52% जो कि पिछड़ा वर्ग के लोग रहते हैं देश में, उनमें नौकरियों और शैक्षणिक सुविधाओं में 52% का आरक्षण दिया जाना चाहिए। और आयोग के और अन्य सुझाव क्या क्या हैं तो वो देख लेते हैं पॉइंट वाइज। तो पहला है, जो लोग योग्यता के आधार पर नौकरी नहीं ले पाते हैं उनके लिए 27% नौकरियों का आरक्षण दिया जाए। यानी कि 27% आरक्षण, यानी कि किसको, ओबीसी वर्ग के लिए जो है आरक्षित की जाए सीटें, कितनी, 27% नौकरियों में। इसके बाद 27% का सिद्धांत सभी स्तरों पर पदोन्नति के लिए लागू किया जाए। यानी कि जो प्रमोशन वगैरह होते हैं उनमें भी 27% आरक्षण लागू किया जाए कि 27% जो है ओबीसी वर्ग के लोगों को ही आरक्षण जो है पहले से आरक्षित कर दी जाए सीटें कि इतने परसेंट इन लोगों को ही आरक्षण मिलेगा। ठीक है, और इसके बाद तीसरा पॉइंट है, आरक्षित कोटा यदि नहीं भरा जाता है तो 3 वर्ष की अवधि के लिए इसे आगे बढ़ा देना चाहिए और इसके पश्चात ही आरक्षण से हटाना चाहिए। इसके बाद अनुसूचित जातियों और जनजातियों की तरह ही पिछड़े वर्गों की भी एक सूची तैयार करनी चाहिए। ठीक है, और अगला है, आरक्षण का सिद्धांत सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों, बैंकों, केंद्रीय और राज्य सरकारों से सहायता प्राप्त करने वाली निजी प्रतिष्ठानों, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में लागू किया जाना चाहिए। इसके बाद है अगला पॉइंट, इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए सरकार को आवश्यक कानूनी प्रावधान करने चाहिए। ठीक है, यानी कि जो कई प्रकार की जो सिफारिशें की थी अपने रिपोर्ट में प्रस्तुत किया था कि ये इसने मतलब रिपोर्ट में पेश किया कि ये चीज़ें जो है ओबीसी वर्ग या फिर पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए की जानी चाहिए। और लास्ट इसका क्या अगला पॉइंट है, इसका मंडल आयोग की सिफारिशों को जब लागू करने की बात चली तब इसका विरोध करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में इस मसले को दे दिया गया और 5 नवंबर 1992 में सर्वोच्च न्यायालय ने
फैसला दिया वह ऐतिहासिक फैसला था। क्या फैसला दिया? तो सरकार के इस निर्णय को कि जो एक सेकेंड, हाँ, सरकार के इस निर्णय को कौन सा, जो मंडल आयोग ने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी उसमें पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण दिया जाए, न्यायालय ने स्वीकार किया। लेकिन न्यायालय के फैसले के निम्न बिंदु प्रमुख रूप से हैं। कौन कौन से? तो पहला है, आरक्षण का लाभ देने के लिए जाति का आधार सही है। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, स्वीकार तो किया मंडल आयोग की रिपोर्ट जो प्रस्तुत की गई, लेकिन उसमें कुछ उसने जो है पॉइंट भी रखे, सुप्रीम कोर्ट ने अपने द्वारा बताया कि क्या क्या किया जा सकता है इसमें, तभी जो है आरक्षण दे सकते हैं, सरकार दे सकती है। लेकिन उसमें भी कुछ प्रमुख बिंदु सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गिनाए गए। कौन कौन से? तो आरक्षण का लाभ देने के लिए जाति का आधार तो सही है, ये पॉइंट सही माना सुप्रीम कोर्ट ने। इसके बाद किसी भी राज्य में आरक्षण का लाभ 50% से अधिक की जनसंख्या को ना दिया जाए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कहा कि यदि किसी भी राज्य में यदि आप आरक्षण दे रहे हैं या कोई सरकार दे रही है तो वो 50% से ज़्यादा जो है आरक्षण नहीं होना चाहिए। यानी कि कोई भी राज्य यदि आरक्षण दे रहा है तो 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि यदि पहले से ही आरक्षण दिया जा रहा है, एसटी एससी को दिया जा रहा है, ठीक है, और एसटी एससी को मिलने के बाद यदि ओबीसी को भी मिल रहा है आरक्षण, तो उन तीनों का ही आरक्षण यदि 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और लेकिन क्या है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो एसटी एससी की जो आरक्षण मिला हुआ है देश में, उनका जो है कोटा पहले से निर्धारित है, उसे आप कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। इसलिए वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये पॉइंट रख दिया 50% से, जिसकी वजह से वो मंडल आयोग की सिफारिशें जो है लागू नहीं हो पाई अभी तक, ठीक है। इसके बाद पिछड़े वर्गों में वे लोग जो संपन्न हैं उन्हें आरक्षण ना दिया जाए, ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने। इसके बाद कुछ तकनीकी नौकरियों में आरक्षण देना उचित नहीं होगा, यानी कि कुछ जो टेक्निक वाली जो जॉब है उनमें आरक्षण देना उचित नहीं होगा। जब पदोन्नति हो तब आरक्षण ना दिया जाए, यानी कि प्रमोशन के टाइम पर आरक्षण ना दिया जाए, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इसके बाद मंडल आयोग ने जो सिफारिश की थी लगभग सभी को सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार कर लिया। सभी सिफारिशों को जरूर स्वीकार किया था सर्वोच्च न्यायालय ने, लेकिन क्या था कि कुछ क्योंकि अब शर्तें रख दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, तो उसकी वजह से जो है मंडल आयोग की जो सिफारिशें हैं अभी तक जो लागू नहीं हो पाई हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं पिछड़े वर्ग की समस्याएं। पिछड़े वर्ग की जो समस्याएं हैं वो कौन कौन सी हैं? तो पिछड़े वर्ग की प्रमुख समस्याएं हैं, पिछड़े क्या है, बेरोजगारी है, ऋणग्रस्तता है, निम्न जीवन स्तर है, सामाजिक पिछड़ापन है, सरकारी कार्यक्रमों तक पहुंच का अभाव है, आरक्षण की असामान्य स्थिति है, इसके बाद शिक्षा की समस्या है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसे हम अब डिटेल में देख लेते हैं। ये जो जितने भी समस्याएं हैं पिछड़े वर्ग से संबंधित, उनको जो हम एक एक करके डिटेल में अब देख लेते हैं कि क्या क्या है उसमें। तो सबसे पहला है, पिछड़े वर्ग के लोगों में बेरोजगारी का प्रतिशत अधिक है, ठीक है, जिसका कारण उनका शैक्षणिक रूप से पिछड़ा होना है। यानी कि बेरोजगारी का प्रतिशत अधिक होने के कारण जो है काफ़ी शैक्षणिक रूप से पिछड़ापन देखने को मिल जाता है। इसके बाद आर्थिक आय के स्रोत अधिक ना होने के कारण अधिकांश पिछड़े वर्ग के लोग निम्न आय प्राप्ति के कारण ऋणग्रस्तता में फंसे रहते हैं। और इसके बाद है अगला, सामाजिक रूप से पिछड़े क्षेत्र के लोग निम्न जीवन स्तर, निम्न पोषण स्तर, निम्न सामाजिक मान्यताओं के साथ जीवन व्यतीत करते हैं, जो इनके सामाजिक पिछड़ेपन का कारण है। इसके बाद पिछड़े क्षेत्रों में सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रमों योजनाओं की पहुंच धीमी होने से भी उनके जीवन स्तर में सुधार की गति मंद है। इसके बाद पिछड़े क्षेत्रों में रह रहे लोगों के पास आय के वैकल्पिक स्रोतों के अभाव के कारण भी इन्हें मौसमी बेरोजगारी या प्रवसन की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके बाद असामान्य कार्य की दशाएं भी इनके स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक स्तर को विपरीत रूप से प्रभावित करती हैं। इसके बाद देखते हैं पिछड़े वर्ग की समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव। तो पिछड़े वर्ग की समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव क्या क्या हैं? तो पिछड़े वर्गों के कार्य निर्धारण के समय का कार्य के दौरान विश्राम का प्रबंध किया जाए, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट है, कार्य की दशाओं में सुधार किया जाए।
यानी कि जो भी कार्य में की दशाएं होती हैं, यानी कि टाइमिंग वगैरह उसमें सुधार किया जाए। इसके बाद बच्चों व स्त्रियों को उनकी क्षमता के अनुरूप कार्यभार दिया जाए, यानी कि जो जैसी क्षमता है उसी के अकॉर्डिंग कार्यों का वितरण किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति जिसकी क्षमता बहुत कम है और उससे कार्य बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण व उसे लागू करने हेतु समुचित उपाय व कानून का निर्माण किया जाए। इसके बाद अतिरिक्त भूमि का भूमिहीन किसानों में शीघ्रातिशीघ्र वितरण किया जाए। इसके बाद इनके लिए समुचित सेवाओं जैसे अस्पतालों, पीने का पानी, उपभोग की सस्ती वस्तुएं, शिक्षा आदि की व्यवस्था की जाए। इसके बाद आवासीय सुविधाएं प्रदान की जाएं। तो इस प्रकार से पिछड़े वर्ग की समस्याओं के समाधान हेतु ये कुछ प्रमुख जो हैं सुझाव हैं, जिससे जो है उनकी लाइफ जो है थोड़ी सी आसान हो जाएगी। इसके बाद विभिन्न उद्योग धंधों को बढ़ावा दिया जाए और उनके लिए प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता, वित्त प्रदान किया जाए पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए। और मजदूर संघ के रूप में कृषि श्रमिकों को संगठित किया जाए, जिससे भूस्वामियों, महाजनों से अपने शोषण को रोक सके और अपने सुधार के लिए मालिकों व सरकार पर दबाव डाल सकें। यानी कि जो कई प्रकार के सुझाव दिए गए हैं पिछड़े वर्गों की जो व्यक्तियों की ज़िंदगी में थोड़ा सुधार लाने के लिए, तो ठीक है, तो इनके माध्यम से जब यदि ये पूरी तरह से जो लागू हो जाएं तो उनके ज़िंदगी में कुछ सुधार देखने को मिल सकता है। इसके बाद देखते हैं अन्य पिछड़े वर्ग की संवैधानिक एवं विधिक स्थिति, यानी कि जो संवैधानिक रूप से जो पिछड़े वर्गों को जो है क्या दिया गया है, सुरक्षा दी गई है विभिन्न अनुच्छेदों के माध्यम से। तो उसमें से देख लेते हैं। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 का खंड 4, जिसमें धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है, उसमें राज्य को शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश सहित सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति प्रदान करता है। कौन? अनुच्छेद 15। इसके बाद अनुच्छेद 16 का खंड 4 जो है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता के बारे में कहता है, और इसमें नागरिकों के किन्हीं पिछड़े वर्गों हेतु नियुक्तियों में आरक्षण हेतु प्रावधान करने के लिए राज्य को अनुमति देता है। यानी कि जो समानता की लोक नियोजन विषन जो नौकरी वगैरह होती हैं उनमें समानता के अवसर जो हैं समान हो, ऐसा करने के लिए आरक्षण करने की व्यवस्था जो संविधान का भाग जो अनुच्छेद 16 है उसका खंड जो है 4 कहता है सरकारों को। ठीक है। इसके बाद अगला है संविधान के अनुच्छेद 38 का खंड जो 1 है, जिसके अनुसार राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था करे जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करे तथा राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। ठीक है। और अगला है अनुच्छेद 46 में यह व्यवस्था की गई है कि राज्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा। इसके बाद है अगला पॉइंट, संविधान के अनुच्छेद 340 में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति आदेश द्वारा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच करने के लिए एक आयोग का गठन करेगा। तो ये किस में है? अनुच्छेद 340 में। जैसा कि हमने ऊपर भी देखा है कि राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त होता है कि वह पिछड़े वर्गों के सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो स्थिति को सुधार या जांच करने के लिए आयोग का गठन कर सकता है। इसके बाद अन्य पिछड़े वर्ग के संरक्षण एवं सुरक्षा के लिए जो है कल्याणकारी कार्यक्रम कौन कौन से चलाए गए अन्य पिछड़े वर्ग यानी कि ओबीसी वर्ग के लिए? तो सबसे पहला है प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति, जो कि सरकारों के माध्यम से कई योजनाएं जो है समय समय पर चलाई जाती हैं। तो पिछड़े वर्ग के लिए या ओबीसी समुदाय के लिए विशेष रूप से ये कुछ योजनाएं हैं, जैसे है प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति यानी कि प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप। अन्य पिछड़े वर्गों के ऐसे विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी जिनके माता पिता या अभिभावकों की वार्षिक आमदनी 2.5 लाख तक है, यानी कि ठीक है। अगला पॉइंट है, ये छात्रवृत्तियां जो है पहली कक्षा या मैट्रिक पूर्व किसी भी कक्षा में दिन में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को या छात्रावासों में तीसरी कक्षा या मैट्रिक पूर्व किसी भी कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी को दी जाती है। इसके बाद है छात्रवृत्ति की अवधि एक शैक्षणिक वर्ष में 10 महीने होती है और छात्रवृत्ति संबंध राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश
केंद्र शासित प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं के संदर्भ में लागू होती हैं। यानी कि जो छात्रवृत्ति दी जाएगी वो राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त और केंद्र शासित प्रदेशों में जो केंद्र शासित प्रदेशों में विद्यालय होते हैं उन्हें ही जो है छात्रवृत्ति उन्हीं के बच्चों को, उन्हीं स्कूलों के बच्चों को दी जाएगी। ठीक है। और अगला पॉइंट है, इस योजना के तहत जो है राज्य सरकारों को 50% और केंद्र शासित प्रदेशों को 100% यानी कि 100% जो है केंद्रीय सहायता उनके स्वयं द्वारा निर्धारित राशि के अतिरिक्त दी जाती है। यानी कि लगभग जो 50% राज्य सरकारों को देता है छात्रवृत्ति का कुल पैसे का, और 100% पूरा केंद्र शासित प्रदेशों किसके माध्यम से दिया जाता है, तो केंद्र सरकार के माध्यम से दिया जाता है। इसके बाद देखते हैं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति जो है इस योजना का उद्देश्य पीएचडी उपाधि सहित मैट्रिक माध्यमिक स्तर के बाद अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिससे वे आगे की शिक्षा पूरी कर सकें। ये छात्रवृत्तियां केवल देश में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों को ही दी जाती हैं और आवेदक से संबद्ध राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासकों के माध्यम से ही दी जाती हैं। ठीक है। इसके बाद ये छात्रवृत्तियां मान्यता प्राप्त संस्थानों में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों को ही दी जाती हैं, और जिन बेरोजगार विद्यार्थियों, माता पिता, अभिभावकों की वार्षिक आय 1 लाख प्रति वर्ष से अधिक नहीं है, वे ऐसी छात्रवृत्ति के अधिकारी होते हैं। इसके बाद देखते हैं इस योजना के तहत जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके स्वयं के द्वारा निर्धारित राशि के अतिरिक्त 100% केंद्रीय सहायता दी जाती है। ठीक है, छात्रवृत्ति वगैरह में। इसके बाद राष्ट्रीय फेलोशिप जो है इस योजना का उद्देश्य ओबीसी छात्रों को विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों और वैज्ञानिक संस्थानों में एमफिल और पीएचडी जैसी अग्रणी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। और अगला है एमफिल करने वाले छात्रों को 25,000 रुपये प्रति माह तथा पीएचडी करने वाले छात्रों को 28,000 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि अगला अन्य पिछड़े वर्गों के बालक बालिकाओं हेतु छात्रावास। इस योजना के उद्देश्य जो है केंद्र और राज्य केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अधिसूचित सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्ति के अवसर मुहैया कराना है। और इस योजना के तहत केंद्र सरकार छात्रावासों के निर्माण के लिए राज्यों को 50% और केंद्र शासित प्रदेशों को 100% सहायता उपलब्ध कराती है। यानी कि छात्रावासों के निर्माण के लिए 50% तो लगभग केंद्र सरकार देती है किसको, राज्य सरकारों को, और 100% देती है केंद्र शासित प्रदेशों को। ठीक है। और ये छात्रावास माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक, कॉलेज, विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए ही बनाए जाते हैं। इसके बाद इनके लिए भूमि अधिग्रहण, कर्मचारियों के वेतन और रखरखाव का खर्च संबंधित राज्य सरकारों और जो है केंद्र शासित प्रदेशों को वहन करना पड़ता है। इसके बाद अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए स्वैच्छिक संगठनों की सहायता। इसके तहत जो है इस योजना का उद्देश्य स्वैच्छिक क्षेत्र की सहायता से अन्य पिछड़े वर्गों की शैक्षिक और आर्थिक सामाजिक स्थिति सुधारने का प्रयास करना है, जिससे वे आय बढ़ाने के लिए अपना काम धंधा शुरू कर सकें और लाभप्रद रोजगार प्राप्त कर सकें। इसके बाद इस योजना के तहत प्रशिक्षण केंद्र खोलने के लिए स्वीकृत खर्च का 90% अनुदान के रूप में और गैर सरकारी संगठन को दिया जाता है। और इस प्रशिक्षण केंद्रों में बढ़ईगिरी, कंप्यूटर, दस्तकारी, इलेक्ट्रीशियन, मोटर मैकेनिक, फोटोग्राफी, मुद्रण, कंपोजिंग, बुक बाइंडिंग, टाइप और शॉर्ट हैंड, वेल्डिंग, फिटिंग आदि का प्रशिक्षण जो है दिया जाता है। और इसके बाद जो है अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण एवं विकास के लिए गठित निकाय। अन्य पिछड़ा वर्ग के विकास और कल्याण के लिए गठित निकाय कौन कौन से हैं, तो ओबीसी समुदाय के लिए जो गठित निकाय हैं उनके कल्याण और विकास के लिए तो कौन कौन से हैं, तो पहला है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, जिसमें जो है इसके कुछ प्रमुख पॉइंट हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम यानी कि नेशनल बैकवर्ड क्लास्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NBCFDC सामाजिक न्याय एवं अधिकारित मंत्रालय के द्वारा अधिकारिता मंत्रालय के तत्वाधान में भारत सरकार का यह एक उपक्रम है। ठीक है। और ये यानी कि एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बाद
एनवीसी एफडीसी को कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अंतर्गत एक गैर लाभकारी कंपनी के रूप में 13 जनवरी 1992 को निगमित किया गया था। और अगला पॉइंट है, इसका मुख्य उद्देश्य पिछड़े वर्गों के निर्धनतम व्यक्तियों को कुशलता विकास एवं स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। और इसके बाद देखते हैं अगला, तो अगला है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसका पहला पॉइंट है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए है और इस आयोग का गठन वर्ष 1993 में किया गया था और 102वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे संवैधानिक संस्था का दर्जा दे दिया गया है। ठीक है, इसके बाद जो है अगला पॉइंट इसी का क्या है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से रिलेटेड। तो इस आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होंगे। इसमें कम से कम एक महिला सदस्य होंगी, लेकिन संशोधन में इस प्रावधान को शामिल नहीं किया गया है, लेकिन नियमों में शामिल किया गया है। यानी कि जो संशोधन किया गया है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से रिलेटेड, तो उसमें इन चीज़ों को शामिल नहीं किया गया है कि सदस्यों के बारे में कितने क्या सदस्य होंगे, लेकिन जो नियम बनाई गई, नियम पुस्तिका इस आयोग के लिए, तो उसमें वो चीज़ें शामिल की गई हैं। और इस संशोधन के बाद संविधान में एक नया अनुच्छेद 338B जोड़ा गया है और आयोग एक स्वायत्त संस्था के रूप में कार्य करेगा। यानी कि जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, अब वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, यानी कि स्वतंत्र रूप से वो अपना कार्य करने के लिए जो है क्या है, आत्मनिर्भर है कि किसी भी स्वतंत्र रूप से वह अपना कार्य कर सकता है। ठीक है, इसके बाद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के कार्य, तो ये इसके प्रमुख रूप से कार्य क्या क्या है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के। तो पहला कार्य तो है ये आयोग पिछड़े वर्ग से जुड़ी शिकायतों की जांच करेगा, जिससे पिछड़ी जातियों की समस्याओं का निपटारा हो सकेगा। और ओबीसी तबके में जातियों का जोड़ने या हटाने के लिए राज्यपाल से परामर्श लेने का प्रस्ताव हटा दिया गया है। अब राज्य सरकारों से ही परामर्श लेने का प्रावधान किया गया है इसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो संशोधन हुआ है उसमें। और इसके बाद राज्य अपने लिए ओबीसी जातियों का निर्णय करने के बारे में स्वतंत्र हैं। यदि राज्य किसी जाति को ओबीसी की केंद्रीय सूची में शामिल करना चाहते हैं तो वे सीधे केंद्र या आयोग को भेज सकते हैं। इसके बाद आयोग जो है पिछड़े वर्गों के सामाजिक और आर्थिक विकास में भाग लेगा और सलाह देगा। आयोग सलाहकार नहीं बल्कि भागीदार की भूमिका में होगा और संघ और प्रत्येक राज्य सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को प्रभावित करने वाले सभी मुख्य नीति विषयक मामलों में आयोग से परामर्श करेगा। यानी कि जो इसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है उसमें जो नवीन संशोधन किए गए हैं उसमें कई ऐसे पॉइंट जोड़े गए हैं जो कि काफ़ी नए हैं और अच्छे पॉइंट जोड़े गए हैं। ठीक है, यानी कि जब कोई भी फैसला लेगा कौन, राज्य सरकारें लेंगी, ठीक है, या फिर केंद्र शासित प्रदेश होंगे शैक्षणिक दृष्टि से या सामाजिक दृष्टि से, किसके लिए, पिछड़े वर्गों के लिए, तो उससे पहले जो है परामर्श किससे कर लेंगे, तो आयोग से परामर्श जरूर करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो है अगला पॉइंट देखते हैं कि अगला पॉइंट क्या है। तो 123वां संविधान संशोधन विधेयक जिसके माध्यम से ये शक्तियाँ जो है बढ़ाई गई हैं राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की, तो इसमें क्या है 123वां संविधान संशोधन विधेयक 2017 द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने का प्रावधान है। और यह विधेयक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग व राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के समान संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। और विधेयक संविधान के तहत एनसीबीसी को स्थापित करने और उसे सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित शिकायतों और कल्याणकारी उपायों की जांच करने के लिए अधिकार देता है। इसके बाद लास्ट पॉइंट है, इस संविधान संशोधन विधेयक के तहत किसी भी शिकायत की जांच या पूछताछ करते समय एनसीबीसी के पास लिखित कोर्ट के समान शक्तियां होंगी। ठीक है, यानी कि सिविल कोर्ट के समान शक्तियां होंगी। तो इसमें कई प्रकार से जो संविधान संशोधन करके कई पावरों को बढ़ा दिया गया है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए। ठीक है, और इसे एक जो है संवैधानिक बॉडी मान लिया गया है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने देखा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित जो प्रमुख रूप से मुद्दे हैं और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे एमपीपीएससी मेंस में, तो आप इसका नोट्स तैयार करके क्वेश्चन जो है अवश्य बना पाएंगे। और यदि आप इसे 1-2 बार पढ़ लेते हैं तो ज़रूर से ज़रूर आप सब इससे रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चन पूछा जाता है एमपीपीएससी में तो आप उसे जो है सॉल्व कर पाएंगे। तो आप इसके नोट्स ज़रूर प्रिपेयर करें।
तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय।